सबसे पहले इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। सवाल जो आज का है वो ये है कि संविधान पूर्व विधियों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या अंतर है। दो हैं इसमें, एक भारत सरकार अधिनियम है और दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम है। इसमें अंतर पूछा गया है। ठीक, देखते हैं क्या है इसमें। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीय सेनाओं के 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कब्जे में सभी भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। इससे पहले कंपनी के थ्रू, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उससे पहले कंपनी के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा का पूरा काम था। यहाँ पर व्यापार और राज्य विस्तार दोनों उन्होंने शुरू किया। शुरुआत जब हुई थी, थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री जान लें। शुरुआत जब हुई तो क्लाइव आया था। कौन सा युद्ध से लड़ा था? प्लासी। ठीक है, उसके बाद जब भारत में प्रवेश किया और उसने यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखा क्या कि यहाँ के जो स्वयं के जो निवासी और शासक हैं ये खुद ही आपस में टूटे हुए हैं, आपस में लड़ते फिरते रहते हैं। इसका उसने जो है पूरा फायदा उठाया। पहले उसने शुरुआत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसको उसमें क्या था, दीवानी थी, एक फौजदारी थी। तो दीवानी में रेवेन्यू कलेक्शन होता था, फौजदारी में जो फौज जाती थी लगान वसूल करने के लिए वो राजा की तरफ से जाती थी। तो जो जनता थी यहाँ की वो ये सोचती थी कि ये जो टैक्स है, लगान है, वो सरकार मतलब जो शासक है, बादशाह हुजूर, उन्होंने जो है मंगवाई है या फिर उगाही कर रहे हैं। लेकिन ले जाते थे अंग्रेज। वो शुरुआत में एक मिनिमम उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई देखो, साल भर में अगर कितना आप लगान वसूलते हैं। चूंकि व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने कहा भाई 15 लाख के आसपास मिल जाता है। बोले ठीक है, हम तुमको 20 लाख देंगे, लेकिन उगाही का जो काम है वो हमें सौंप दो। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दीवानी आ गई और उसने जो है उगाही शुरू कर दी। तो शुरुआत में बहुत सारा क्या कहते हैं उगाही की। और ये लोग क्या करते थे कि वहां पर अपने इंग्लैंड में जा करके वहां पर उन्होंने शेयर बाजार भी खोल रखा था, शेयर भी शुरू कर रखे थे। 12.5% के आसपास जो है वो लाभांश देते थे अपने शेयर होल्डर्स को। तो बीच में उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश बैंक थी उससे इन्होंने लोन उठाया, लोन की डिमांड की 20,000 पाउंड के आसपास, 20 लाख पाउंड ऐसे कुछ था, और मॉडर्न न्यूज के दौरान बताया। तो जब वो मांगा तो वहां की गवर्नमेंट जो थी उसने सोचा कि कमाल है, लाभांश भी कम नहीं किया है। अगर ये घाटे में होती कंपनी तो लाभांश कम हो जाता, लाभांश भी कम नहीं है। उनको भी लालच दे रखा है कि नहीं, हम आपका लाभांश बढ़ाएंगे 12.5% से ऊपर। और ये अतिरिक्त मतलब लोन भी मांग रहे हैं और भर भर के सब धनाढ्य भी होते जा रहे हैं जो बाहर गए। कुछ तो चक्कर है। तो उसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आयोग समिति बिठाई और जांच समिति और जांच करवाई, गुप्त समिति, चुपके से जो जांच। तो जो उसकी रिपोर्ट मिली तो उससे पता चला ये जो कंपनी है भारत को पूरी तरह से लूट रही है। तो उसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया। क्या किया? पहला चार्टर भेजा। क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने का मतलब है चलाना, ठीक है, एक्ट।
और उसमें कुछ नियम बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि आप इस आधार पर भारत में या अन्य देशों में काम करोगे। ठीक। इसके बाद फिर बीच बीच में तमाम सारे रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। धीरे धीरे इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए, सांस्कृतिक सुधार किए। पहले तक तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1857 का जो विप्लव हुआ, विद्रोह हुआ, उसके पीछे कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे। क्या थे कि इस दौरान बीच में कुछ जो डलहौजी और उससे पहले के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि सामाजिक सुधार किए और धार्मिक सुधार किए। सती प्रथा, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये जब किया तो जो यहाँ का शासक, जो यहाँ के लोग थे, जो धनाढ्य थे, जिन्होंने सोचा था कि ठीक है जनता को जब कुछ पता ही नहीं है तो उसको चाहे से शोषित करो, चाहे से उसको नोचो। लेकिन जब जनता जागरूक होने लगी और उनके धार्मिक और इस तरह के विश्वास डगमगाने लगे तो उन्होंने सोचा नहीं यार अब तो गड़बड़ है, अब इनको भगाना पड़ेगा। इसकी वजह उनको आजादी नहीं चाहिए थी, ध्यान रखिएगा। जो आजादी है वो भारत की जनता को नहीं चाहिए थी। जो भारत की गरीब जनता थी वो मुगल पीरियड में भी वही उसी तरह की थी, अंग्रेजों के पीरियड में भी उसी तरह की थी। कोई मतलब ही नहीं था उसको आजादी से, वो जानता ही नहीं था आजादी क्या है। आम जनता जो थी पहले शोषित होती थी, बाद में भी शोषित हो रही है, शुरू से शोषित होते आ रहे हैं। लेकिन जब शोषण के तरीके जो थे वो जब गड़बड़ होने लगे, अंग्रेजों ने गड़बड़ करना शुरू किया, तब जो हाई लेवल पर लोग जो थे, धनाढ्य थे, उन्होंने सोचा है कि तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बेहतर है इनको हटाओ। तो सबसे पहला 1857 का विप्लव इसी के मद्देनजर रखते हुए। ठीक। इसके अलावा राज्य विस्तार भी, जो इतिहास में है कि राज्य विस्तार हो रहा था, कई राज्यों को हड़पा जा रहा था, शासन में लिया जा रहा था। तो जब ये विप्लव हुआ तो ये खबर ब्रिटेन में पहुंची। तब ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चीजें नहीं रहेंगी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शासन करेगी। उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। कहा गया है कि जो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की कब्जे से सभी भारतीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है सीधे अपने हाथ में ले लिया। ठीक। भारतीय परिषद अधिनियम ये क्या है? 1861 पहला अधिनियम था जिसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में, ठीक, गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें यह था कि जैसे आपके आज के वर्तमान में चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो उस समय भी उनकी एक समिति और परिषदें होती थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो परिषद में कुछ भारतीयों को भी रखने का प्रावधान किया गया कि चूंकि यहाँ के मूल निवासी हैं तो यहाँ की समस्याओं को ये समझते हैं, इस वजह से ये अपनी समस्याओं के अनुरूप अपनी भी कुछ नीतियों को रखते हैं। अभी तक जो एक्ट थे या जो भी चीजें थी, नियम थे, वहां पर भारतीय लोग शामिल नहीं हुआ करते थे। तो जो 1861 का जो एक्ट आया, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को भी रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक। और गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें बंबई और मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया। पहले क्या था कि एक केंद्र था जिसके पास सारा कुछ हुआ करता, सारे अलग अलग नहीं था, सब एक आदमी देखता था। इसके बाद इस अधिनियम के आने के बाद क्या हुआ कि उसको बांट दिया गया। जो शक्तियां एक किसी गवर्नर में मौजूद थी, ठीक है, उसको जो है अन्य गवर्नर भी नियुक्त किए गया और उनमें बांट दिया गया। तो उसमें शामिल क्या क्या हुआ? बंबई का क्षेत्र, मुंबई और मद्रास की सरकारों में नियुक्त कर दिया गया। ये था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, एक परिषद अधिनियम है और एक सरकार अधिनियम। सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की, परिषद जो यहां बन के तैयार हो रही है वो। बात क्लियर हो रही है नहीं? सरकार अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट वो रेगुलेट करती है, वहां से चार्टर आता है, वहां से नियम आते हैं, और यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए जो यहाँ एक परिषद तैयार की गई है वो यहाँ की कहानी है। वो क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम कहलाता है। सब परिषद परिषद जैसे है सभा। हाँ, सभा। ठीक है, इसके बाद बताया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। इसके बाद ने गवर्नर जनरल की परिषद में और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके बाद ठीक है, कब? 1892 में। इसके बाद क्या हुआ? मिंटो मार्ले सुधार आया, तो उसमें क्या हुआ कि अधीन पारित 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा परिषदों और उनके कार्य क्षेत्र का अधिक विस्तार करके उन्हें कुछ प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाने के उपबंध किए गए। 1909 का जो मार्ले सुधार जो आया, हाँ सॉरी, मिंटो मार्ले सुधार जो आया, उसमें जो है ये बात कही गई कि ऐसा है, परिषदों का कार्यक्षेत्र जो है बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, ठीक है, और प्रतिनिधि हैं उनको बढ़ाया जाए, उसमें मेंबर्स को, और प्रभावी बनाने के उपबंध किए गए। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार क्या हुआ? भारत में एक संवैधानिक शासकीय व्यवस्था का सूत्रपात करने का प्रयास किया गया कि एक संविधान यहाँ का तैयार किया जाए, बनाया जाए और उसके अनुरूप काम किया जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान क्या कर रहा है? राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बताएंगे वाले द्विसदनीय विधान मंडल ने ले लिया। ठीक, जैसा कि वर्तमान में है लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में। ठीक है, आप अगर ध्यान से अगर मॉडर्न इंडिया जो पढ़ाएंगे उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो संविधान में लगभग 70% चीजें, 70-80% चीजें वो 19वीं जो शताब्दी है उसके दौरान सारी की सारी चीजें ली गई। ठीक है, अधिकतर जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उससे लिए गए। ठीक, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद क्या किया गया कि यद्यपि सदस्यों को नामजद करने की व्यवस्था जारी रही, पर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया। अब धीरे धीरे जो है सदस्य जो है निर्वाचित होने लगे। पहले चुनाव उस तरह से अंग्रेज कर लेते थे कि भाई हाँ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, फिर धीरे धीरे उनमें बीच में निर्वाचन होने लगा। ठीक है, चुनाव होने लगा। इसके बाद क्या हुआ? आठ प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति चालू की गई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। जो एक सेंटर था, आज भी वैसे ही है, सेंटर जो है उसका पूर्ण वर्चस्व रहा, लेकिन जो स्टेट लेवल पर छोटे थे, ठीक है, प्रांत के जो लोग थे उनको जो है शामिल किया। इस तरह से डबल शासन, राज्य का भी और केंद्र का भी। क्लियर? अभी थोड़ा सा शॉर्ट में इसे जान लें, मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है, हालांकि है तो राजनीति का, पॉलिटी का, लेकिन ये शुरुआत का है। तो मॉडर्न इंडिया में ये सारा कुछ आएगा, सारे सुधार आएंगे, सारे गवर्नर जनरल आएंगे, सब आएंगे। ठीक, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से अधिनियम और नियम सब पारित किए, ठीक है, और उनका जो है हमारे संविधान में क्या प्रभाव रहा, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपको वहीं मिलेगा। जैसे
अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में कोई पदवी, उपहार ये सब लेना मना है, ठीक है, बिना क्या कहते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। तो ये जो है आपके अंग्रेजों का ही है, अंग्रेजों के जो उसमें अभी मिलेंगे वो लोग, उन्होंने मना किया था। उन्होंने बनाया था कि कोई भी जो पदाधिकारी है वो किसी से न तो किसी समारोह में जाएगा ना कोई गिफ्ट लेगा, ठीक, वो चीज वहां से उठा ली गई, ठीक। तो आगे इसमें बताया गया, कहा गया कि वित्तीय शक्तियों के अभाव में मंत्री अपनी नीति को लागू नहीं कर सकते थे और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होने के बजाय वह केवल गवर्नर के सलाहकार बने रहे। जो मेन आदमी था उसके सलाहकार बने रहे, बाकी कोई मतलब नहीं। चीफ मिनिस्टर मतलब कोई नहीं, हमसे कुछ बातें नहीं करेंगे, पैसा देते नहीं हो, नीतियां बनवा लेते हो, केंद्र वाले जो है वो ठीक है उनके साथ में रहेंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ, ठीक। तो ये कहानी यहाँ स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या हुआ कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों का वर्गीकरण भी सफल नहीं रहा। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक बना रहा, मतलब एकात्मक एक गवर्नर के ही हाथों में वो चीज बनी है। फिर आया दूसरा महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम आया, कौन सा? 1935। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा एक संघात्मक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया, ठीक। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कई राज्यों को मिलाकर के वो अलग अलग हैं, उनकी शक्तियां अलग अलग कर दी गई, लेकिन वो सम्मिलित रूप से केंद्र के अधीन है, वो एक राष्ट्र, एक देश कहलाता है, ठीक। तो इस तरह जो है इस तरह की व्यवस्था की गई, तो संघात्मक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया, ठीक। संघीय भाग तो लागू ना हो सका, किंतु प्रांतों के स्तर पर 1937 में पहली बार निर्वाचित और विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनी, ठीक। 1937 में पहली बार निर्वाचित और विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनी। परिषद अधिनियमों में मूलतः परिषदों की संरचना पर जोर होता था, ठीक। उनका एक सीमा होती थी, उसके जो परिषद अधिनियम थे वो परिषदों के ही विकास के विषय में अधिकतर विचार करते थे, सोचते थे। तो यहाँ पर परिषद अधिनियमों में मूलतः परिषदों की संरचना पर जोर होता था, जबकि भारत शासन अधिनियमों में पूरी शासन व्यवस्था का ढांचा देने का प्रयास किया गया था। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना दोनों में अंतर, ठीक। 1935 के भारत शासन अधिनियम को तो भारत का प्रथम संविधान भी कई बार कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर चीजें जो है आपके संविधान में यहीं से उठा ली गई। स्वाधीनता के बाद यानी 1947 के बाद जो भारत का संविधान बना, उसका ढांचा भी बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है, समझ लीजिए आपका कैसे कैसे चीजें हुई हैं, और आपको एक ये पता चल गया कि भारत सरकार अधिनियम और भारतीय परिषद अधिनियम में अंतर। श्रद्धा, इससे संबंधित कोई सवाल अगर हो तो आप पूछ सकते। अभी तुमने बता दिया, समझा दिया, जो समझाया तो समझ में थोड़ा बहुत आया, जब इसको रिवाइज करोगे तब सवाल उठेगा।